नमस्कार दोस्तों। आज हमारा आखिरी वीडियो है सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, कल से हम शुरू करेंगे वैदिक सभ्यता। और यहाँ पे एक छोटी सी सूचना कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो मुख्य मुख्य नगर हैं उनमें जो जो मेन साक्ष्य थे वो तो सारे विशेषताओं में मैंने ले लिए। ठीक है, कुछ और भी साक्ष्य बचे हुए हैं या रिपीटेड है, तो मैं एक कल या परसों स्कैन करके और 5-7 पेज हैं नगरों के वो अपलोड कर दूंगा। आप उसको आराम से देख लेना और उसमें कोई अगर बातें ठीक लगती है कि कहीं ऐड करनी चाहिए तो आपके ऊपर ऐड कर लेना या पढ़ लेना। नहीं भी करोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो हमने पढ़ लिया है ना वो बहुत सफिशिएंट है। ठीक है, तो आज सिंधु घाटी सभ्यता का 10वां और आखिरी वीडियो। जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ तो सिंधु घाटी मेरी चली जाती है करीबन 15 से 20 दिन के बीच में लेती है। ऑनलाइन में मेरे लिए इसने 10 दिन मतलब 10 क्लासेस लगा ली इसने टोटल। तो इस हिसाब से ऑफ़लाइन की तुलना में ऑनलाइन थोड़ा जल्दी भी हो रहा है। हालांकि कंटेंट मैं ऑफ़लाइन में कम देता हूँ, इतना नहीं दे पाता जितना ऑनलाइन में देता हूँ। हालांकि इस बार तो मैंने ऑफ़लाइन बैच भी नहीं लिया, पिछली बार ही लिया था और उससे पहले लिया था, उससे पहले लिया था, 3 बार लिया बैच ऑफ़लाइन का। तो वो ऑफ़लाइन का बैच मेरा 7 से 8 महीने में पूरा होता है। ठीक है, तो इसको अपन माने 6 से 7 महीने। तो जुलाई में मैंने काम शुरू कर दिया, इस हिसाब से मार्च तक अपना ये काम हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो आप वैसे वरीड ना हो इसके बारे में, चिंतित ना हो। ठीक है, अब मैं बात करूँगा, आज अपना लास्ट पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता का पतन। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ उस पर हम बात करेंगे। हड़प्पा सभ्यता का पतन। ठीक है, डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। देखो, हड़प्पा सभ्यता का उत्थान कैसे हुआ, जितना जटिल इस प्रश्न का जवाब है उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ इसका भी जवाब उतना ही जटिल है। तो जब जवाब जटिल होते हैं तो कई सारे विद्वानों के मत आ जाते हैं। कोई कहेगा कि इसका पतन इस प्रकार से हुआ, कोई कहेगा कि किस प्रकार से हुआ। तो बहुत सारे मत आए यहाँ पे। हम आज विभिन्न मतांतरों की समीक्षा करेंगे और समीक्षा करने के बाद में हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली क्या रीज़न रहे होंगे, उस निष्कर्ष पर पहुँचने का प्रयास करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का पतन में आखिर कौन से कारण या कौन सा कारण जिम्मेदार था, उस पर हम बात करेंगे आज। हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सामान्य सवाल बनते हैं, जैसे आता है कि बाढ़ से पतन का किसने कहा, या सवाल आता है कि आर्यों ने आक्रमण करके पतन किया, ये किसने कहा, या आता है कि जलवायु परिवर्तन का पतन का किसने कहा, या आता है कि किसने कहा था कि व्यापारिक कार्य नष्ट हो गए थे, व्यापार हड़प्पा सभ्यता का व्यापार कमज़ोर हो गया था, उसकी वजह से सभ्यता नष्ट हो गई। या आता है कि किसने कहा था कि भूभौतिकीय परिवर्तनों के कारण हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गई। ठीक है, तो किसने कहा था कि बाढ़ से नष्ट हो गई, किसने कहा था कि जल प्लावन से नष्ट हो गई। तो विभिन्न सारे विद्वानों के अनेक मत दिए गए और आज तक कोई ऐसा मत नहीं आया जो एकमात्र ऐसा कोई मत नहीं आया जैसे हम पूर्ण रूप से स्वीकार करें। ठीक है, इतना ज़रूर माना जाता है कि सारे कारण एक साथ ही जिम्मेदार रहे होंगे, क्योंकि हर नगर का पतन अलग कारण से हुआ होगा, हर नगर का पतन अलग अलग समय हुआ होगा। ये फिक्स नहीं है कि भाई सारे नगर एक साथ नहीं उजड़े थे। निश्चित रूप से इतनी समृद्ध, इतनी विकसित सभ्यता एक साथ नहीं ख़त्म हुई थी, धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से ख़त्म हुई थी। हालांकि कालीबंगा और बनावली में साक्ष्य जो मिलते हैं उससे ऐसा लगता है कि पूरी सभ्यता एक साथ ही ख़त्म हुई, क्योंकि उनकी एक स्तर ही मिला हमें बढ़िया ढंग से। हालांकि अब तो वहाँ पर भी कई सारे स्तर मिल रहे हैं। तो कहने का सीधा सा मतलब है यहाँ पे कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में मोस्टली जो मेन बातें हैं उस पर हम आज बात करने वाले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न एक से यहाँ बनता है, सम्मिलित करो में जनरली यहाँ पे सवाल आता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि हड़प्पा सभ्यता के पतन की अगर अपन बात करें तो विभिन्न नगरों का जो पतन है, विभिन्न नगरों का पतन भिन्न कालों में हुआ है। विभिन्न नगरों के पतन
का काल भिन्न भिन्न रहा है। पहली तो बात आपको ये ध्यान रखनी है, काल भिन्न भिन्न रहा है, काल भिन्न रहा है। ऐसा नहीं है कि ये बात मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ, कई बार ये सवाल आता है परीक्षा में कि हड़प्पा के सभी नगर एक साथ उजड़े थे। नहीं, एक साथ नहीं उजड़े थे, कई बाद में उजड़े, कई पहले उजड़े, तो पतन हो गया था। ठीक है, तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि काल भिन्न रहा है। दूसरी चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है कि नगरों का काल भिन्न रहा, नगरों के पतन का काल भिन्न रहा, तथा कुछ नगर जो है वो आपके कुछ नगर अकस्मात ही उजड़ गए। अकस्मात उजड़े, अकस्मात का मतलब होता है कि वहाँ पर हमें एक ही स्तर पर पूरा नगर मिला है, बाकी नए स्तर नहीं मिले। इस हिसाब से ऐसे लगता है कि एक साथ ही उजड़ गया होगा, वापस यहाँ पे कोई बसा नहीं। कुछ नगर धीरे धीरे उजड़े हैं, मतलब एक स्तर मिला, फिर दूसरा स्तर मिला, मतलब हमें पुराने से लेके नवीनतम सारे प्रमाण मिले हैं। तब हम लगता है कि काफ़ी समय या काफ़ी लोग यहाँ पे बसे होंगे, बाद में भी बस्तियाँ बसी होगी, ऐसा लगता है। कुछ नगर अकस्मात उजड़े थे, जैसे बनावली, कालीबंगा, ऐसे। ये एग्जाम्पल बहुत है, एग्जस्टिंग ऐसी लिस्ट कोई फिक्स नहीं है कि इतने ये दो ही है, बहुत सारे और भी हैं। तो कुछ नगर जो है वो आपके कुछ नगर क्रमिक रूप से अवसान को प्राप्त हुए। ठीक है, धीरे धीरे हुए थे, जैसे आपके धोलावीरा, मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें बेसिकली ध्यान रखने हैं। बाकी नगरों के पतन के जो कारण रहे हैं विद्यार्थियों, ये कारण भी फिक्स नहीं रहे हैं, तो पतन के भी भिन्न भिन्न कारण रहे हैं। पतन के भिन्न भिन्न कारण रहे, भिन्न भिन्न कारण रहे। ठीक है, तो विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न मत दिए हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें विभिन्न मतांतरों का एक टाइप से आप कह सकते हो कि परीक्षण करना है कि बेसिकली क्या एक प्रकार से कारण रहा होगा। तो काल भिन्न रहा है, पहली चीज़। दूसरी बात, कुछ अकस्मात हुए हैं, तो कुछ क्रमिक रूप से भी ख़त्म हुए हैं। ठीक है, और पतन के कारण भी भिन्न भिन्न रहे हैं। कुछ पतन के कारण समान रहे हैं, जैसे मोहनजोदड़ो, लोथल, भगत राव, इनके बारे में कहा जाता है कि बाढ़ से पतन हुआ होगा। कुछ का कारण अलग रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि ये 3-4 बिंदु आपको वो प्रश्न सही करवाएंगे जो ऐसे डेस्क्रिप्टिव सवाल आते हैं ना कि कौन सा कथन हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में सही है कि नहीं है, वो प्रश्न ये सही करवा देगा। और जब मुख्य परीक्षाओं में लिखते हैं तो भी ये हमें हेल्प कर लेता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में लिखते हैं तो ये पृष्ठभूमि बन जाती है उसकी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं एक एक बिंदु के बारे में कि सबसे पहला कारण बाढ़। सबसे पहला कारण कौन सा लेते हैं हम? बाढ़ ले लेते हैं। ठीक है, कि फ्लड आई थी, बाढ़ आई थी और बाढ़ के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। ये इसकी मेन प्रतिपादक थे मार्शल। ठीक है, मार्शल ने कहा कि मोहनजोदड़ो के अंदर निश्चित रूप से बाढ़ आई थी सिंधु नदी के अंदर और उस बाढ़ से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। ठीक है, फिर ऐसा राव ने भी कह दिया कि भाई लोथल भगत राव में भी कुछ ऐसा हुआ होगा, और भी कई सारे विद्वान थे। तो ऐसा राव मैके ने कह दिया चनुदड़ो में बाढ़ आई होगी, क्योंकि हड़प्पा कालीन अधिकांश नगर जो है वो आपके नगर जो थे वो आपके नदियों के किनारे पे थे। तो ऐसे अनुमान लगाए गए कि डेफिनेटली नदियों में बाढ़ की वजह से लोग वो स्थान छोड़ के चले गए होंगे और उन लोगों ने वो स्थान छोड़ दिए होंगे बाढ़ की वजह से और वो किसी दूसरे स्थान चले गए। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि दक्षिणी भारत
द्रविड़ की साइड आ गए थे, क्योंकि कई सारे लोगों ने ये भी कहा ना कि उनकी लिपि द्रविड़ जैसी थी, उनकी भाषा द्रविड़ियों से मिलती होगी। और बाकी आरपी चंदा वाला मत भी आपको याद होगा, ब्राहुई, द्रविड़ भाषा वगैरह। तो कई विद्वान ये मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है, जब बाढ़ आई तो आधे ईरान साइड उस साइड चले गए और आधे लोग साउथ इंडिया आ गए, मतलब द्रविड़ियन क्षेत्र में आ गए, विंध्याचल को पार करके दक्षिण में आ गए। ऐसा मत आता है बाढ़ का, ठीक है। जब खुदाई करी है इन्होंने तो इस प्रकार का पहला प्रमाण मिलता है बाढ़ का। तो बाढ़ में आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है? पहली चीज़ तो ये कि ये मत था मार्शल का। मैके और SR राव ने इस मत का समर्थन किया और यह है सबसे सर्वमान्य मत, ठीक है। आज भी इस मत को सबसे प्रमुख माना जाता है, हालांकि किसी भी और मत को भी इग्नोर नहीं किया जाता, लेकिन जब सबसे प्रमुख मतों की बात आती है तो बाढ़ वाले मत को सबसे प्रमुख रूप से मान्यता दी जाती है, ठीक है। तो देखिए आप, बाढ़ के अंदर हम समझते हैं कि ये मत किसने दिया और किस किस के संबंध में ये मत आया था। सबसे पहला मार्शल ने कहा कि मोहनजोदड़ो में बाढ़ आई थी, ठीक है, मोहनजोदड़ो में आई थी और इसने कहा था कि 7 स्तरों की खोज हुई है, तो यहाँ पर एक नहीं बल्कि 7 बार बाढ़ आई होगी, ठीक है, 7 बार बाढ़ आई होगी। ये बात मार्शल कहते हैं। तो इस मत के प्रतिपादक भी मार्शल ही थे। प्रतिपादक कौन थे? मार्शल। पहली चीज़ तो ये, ठीक है। उसके बाद में जब मार्शल ने ये बात प्रतिपादित की तो इसके साथ साथ कुछ अन्य विद्वानों ने भी इसके संबंध में बात करी, जैसे SR राव। SR राव ने क्या कहा कि लोथल भी भोगवा नदी की बाढ़ में आया होगा और भगत राव भी किम नदी का शिकार बना होगा, ठीक है, किम सागर के पास में ही है भगत राव। तो लोथल और भगत राव में बाढ़ की बात किसने करी? ये करी SR राव ने, ठीक है। अब जब SR राव ने और मार्शल ने बात करी तो इसके साथ साथ में आपके चुनुदड़ो का मैके ने बोल दिया। अर्नेस्ट मैके ने क्या बोला कि चुनुदड़ो में भी बाढ़ आई होगी, ठीक है, चुनुदड़ो में भी बाढ़ आई होगी, ऐसा अर्नेस्ट मैके बोलते हैं। तो कुल मिला के इन 3 लोगों ने इस मत को दिया था। तो इस आधार पर हम ये कहते हैं, और इन्होंने काफ़ी अच्छे प्रमाण भी थे इनके पास में, तो यह कैसा मत है? ये सर्वमान्य मत है, ठीक है। कैसा मत माना जाता है? ये सर्वमान्य मत माना जाता है, मतलब इसको सभी लोग स्वीकार करते हैं, ठीक है। लेकिन इस मत की सबसे बड़ी कमी ये है कि हर स्थान के संदर्भ में ये लागू नहीं होता। ये केवल आपके कुछ मेन स्थानों से ही लागू होता है। जैसे कालीबंगा है, तो कालीबंगा के आसपास इतनी ऐसी कोई नदी है नहीं, जैसे हालांकि घग्गर, हकड़ा, सरस्वती क्षेत्र तो है, लेकिन ऐसी कोई नदी नहीं है कि यहाँ पे कोई बाढ़ आ सके, ठीक है ना। तो उसके संबंध में ये बात फिट नहीं बैठ रही है। ये बात सिर्फ उन्हीं के संबंध में फिट बैठ रही है जो नीचे के क्षेत्रों में थे और नदियों के किनारे पे थे। ऊपरी क्षेत्रों के संबंध में भी ये बात फिट नहीं बैठ रही है, हड़प्पा वगैरह के संबंध में फिट नहीं बैठ रही है, और नदियों के किनारे नहीं थे उनके संबंध में फिट नहीं बैठ रही है। तो इस मत से हम ये सीख सकते हैं कि कुछ नगर जैसे ये बताए गए हैं, इनका पतन निश्चित रूप से हुआ होगा बाढ़ से, लेकिन सारे नगरों का पतन बाढ़ से नहीं हुआ होगा। बाढ़ के बाद में विद्यार्थियों जो दूसरा सबसे अहम मत आता है, तो हम ये बात पॉइंट आउट करके लिख सकते हैं नीचे नोट करके कि कुछ नगरों का पतन बाढ़ से हुआ होगा, बाढ़ से हुआ होगा, जो कि ऊपर लिखे हुए, मगर अधिकांश नगर बाढ़ के प्रभाव में नहीं थे, बाढ़ के प्रभाव में नहीं थे, क्योंकि सभी तो नगरों के किनारे भी नहीं थे, प्रभाव में नहीं थे। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। तो बाढ़ वाला मत हो गया पूरा। अब हम आते हैं, दूसरा मत था कि आर्यों ने आक्रमण किया होगा। आर्यों के आक्रमण से। अब इस मत की प्रतिपादक जो है, जैसे आरपी चंदा थे और गॉर्डन चाइल्ड थे, मार्टिन व्हीलर थे,
इन लोगों ने यही बात करी है, यहाँ पे पिगट थे, इन्होंने कहा था कि आर्य लोग बाहर से आए थे और आर्य लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के जो शांति प्रिय लोग थे, आर्य लोगों को तो इन्होंने लड़ाकू बताया है। इन्होंने कहा कि आर्य लोग युद्ध प्रिय थे, हड़प्पा के लोग शांति प्रिय थे। तो हड़प्पा के लोग शांति प्रिय तरीके से रह रहे थे और आर्य बाहर से आए थे। सभी ने बताया, आर्य, किसी ने कहा है कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे, तिलक ने बोला, किसी ने कहा जर्मनी से आए थे, किसी ने कहा यूरोप से आए थे। बहुत सारे मत है, अपन वैदिक सभ्यता में पढ़ेंगे। तो इन्होंने कहा कि आर्य बाहर से आए थे और घोड़ों पे चढ़ के आए थे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़ों से परिचित नहीं थे, ऐसा इन्होंने बताया है। और घोड़ों पे चढ़ के आए थे और इन्होंने यहाँ पर आकर हड़प्पा सभ्यता के लोगों को मारा, पीटा और सभ्यता को ख़त्म किया और उसके स्थान पे वैदिक सभ्यता बसा दी। यहाँ पे क्या व्हीलर थोड़े झूठे पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि व्हीलर ने एक जगह तो ये भी कहा है कि हड़प्पा सभ्यता जो है, व्हीलर आगे अपन झूठा करेंगे इसको, वहाँ पे वैदिक सभ्यता में उनकी उत्पत्ति के संबंध में बात करेंगे, तो कई जगह पे कॉन्ट्राडिक्शन भी आ जाते हैं यहाँ पे। तो इस मत के विद्वान ये कहते हैं कि वैदिक आर्यों ने हड़प्पा सभ्यता को नष्ट किया। व्हीलर इसलिए भी झूठे पड़ते हैं कि व्हीलर का जब हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति की बात आई थी, वहाँ के स्टेटमेंट में यहाँ के स्टेटमेंट में काफ़ी एक प्रकार से कॉन्ट्राडिक्शन आ जाते हैं। यहाँ पे इन्होंने तथ्य क्या दिए आर्यों के आक्रमण के। इन्होंने कहा कि इंद्र को पुरंदर सिर्फ इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने किलों को तोड़ा था, पुर यानी किले। तो इन्होंने कहा कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर कई सारे पुर थे, क्योंकि हर नगर के अंदर किला क्षेत्र, गढ़ी क्षेत्र था और नगर क्षेत्र था, जो पश्चिम वाला गढ़ी क्षेत्र। इन सबको, इनकी दीवारें तोड़ी थी इसने, इन किलों को नष्ट किया था, इसलिए इंद्र की उपाधि पुरंदर के रूप में दी गई। इन्होंने ये भी कहा कि सेमेंट्री एच इलाका जो है, सेमेंट्री एच इलाका क्या, मैं आगे बताता हूँ। इस इलाके में करीबन 42 कंकाल मिले हैं। 37 तो अभी भारत में हैं, 5 पाकिस्तान में हैं। इन 42 कंकाल इसीलिए मिले हैं कि इंद्र ने इनको युद्ध में पराजित किया था, ये लोग मारे गए। तो 42 ऐसे कंकाल तंत्र मिलना, इंद्र के नाम पुरंदर होना, और ऋग्वेद के अंदर कई सारे किलों के प्रकार भी लिखे हैं, तो और हरियूपिया नामक स्थान पे एक युद्ध भी होना। तो ऐसे कुछ 4 प्रमाण दिए इन्होंने। उन 4 प्रमाणों के बेस पे इन्होंने कहा है कि आर्यों ने हड़प्पा सभ्यता को नष्ट किया होगा, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता नष्ट होगी और आर्य सभ्यता शुरू होगी। ये मत इन्होंने यहाँ पे दिया, लेकिन इसका खंडन किया गया। खंडन इस बात के लिए किया गया कि जो 42 नर कंकाल मिले हैं इनको, उन 42 नर कंकाल में से केवल एक ही नर कंकाल ऐसा जिसके ऊपर घाव है, बाकी सारे किसी घाव से नहीं बल्कि किसी पैंडेमिक या यूँ कहिए कि किसी महामारी से मरे हैं, ऐसा कैनेडी ने, डेल्स ने कहा था। उन्होंने इस मत का पूरा खंडन किया है, क्योंकि आप इस अगर युद्ध होते तो 37 लोग ही नहीं मरते, एक व्यक्ति नहीं मरता घाव से, युद्ध होते तो ऐसे हजारों लोग मारे जाते। तो ये कथन जो है वो बिना साक्ष्यों के, बिना प्रमाणों के एक प्रकार से थोप दिया गया। हम उसको पढ़ रहे हैं तो इसके ऊपर, इसके संबंध में यही कहा जाता है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं, एक भी नगर ऐसा नहीं होगा जहाँ पर आर्यों का आक्रमण हो। इवन हड़प्पा सभ्यता के 200 साल 300 साल बाद वैदिक आर्य सभ्यता स्थापित होती है। तो हड़प्पा सभ्यता खत्म हुई, उसके 200-300 साल बाद ये सभ्यताएं शुरू होती है, तो इनका टाइम पीरियड भी मैच नहीं करता। तो ये जो मत है, ये इस मत में कोई दम नहीं है, लेकिन हमें परीक्षा के एंगल से ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे इसके प्रतिपादक कौन थे। तो इस मत के प्रतिपादक कौन, ठीक है। अगर अपन प्रतिपादकों की बात करेंगे तो प्रतिपादकों में आरपी चंदा का नाम आता सबसे पहले। ठीक है, सर्वप्रथम इसी ने इस मत का प्रतिपादन किया। उसके बाद में जो दूसरा नाम आता है गॉर्डन चाइल्ड का आता है, गॉर्डन चाइल्ड, ये वही है नगरीकरण वाला। ठीक है, 1934 का इसका सिद्धांत था। उसके बाद में नाम आता है मार्टिन व्हीलर का। ठीक है, मार्टिन व्हीलर, ये थोड़ा सा 2 साल एक बाद है इसके। ठीक है, 46 का। और स्टुअर्ट पिगट ने भी इसके बारे में कहा था। ये इसके समर्थक थे और ये लोग है वो इस मत के पक्ष में थे। ठीक है, स्टुअर्ट पिगट। तो कहने का मतलब है कि इन 4 लोगों ने इसका कंप्लीटली समर्थन किया था। ठीक है, इन 4 लोगों ने इसका प्रतिपादन किया था, प्रतिपादन एक ने किया, बाकी तीनों ने समर्थन किया था।
एक तो बात होगी ये। अब हम बात देखते हैं आगे कि इन्होंने अपने पक्ष में साक्ष्य क्या दिए, समर्थन में साक्ष्य, क्योंकि बिना साक्ष्यों के इतिहास काम करता नहीं है। इन्होंने साक्ष्य क्या दिए। अब देखो, साक्ष्य देने में व्हीलर सबसे अग्रिम पंक्ति में था। ये साक्ष्य मोस्टली व्हीलर ने दिए थे। पहला साक्ष्य, सबसे पहला साक्ष्य ये बताया कि इंद्र को पुरंदर इसीलिए कहा जाता है कि उसने हड़प्पा सभ्यता के किला क्षेत्र को ध्वस्त किया था। ठीक है, तो क्या कहा इसने कि इंद्र को पुरंदर, बाकी अपन वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि इंद्र को वास्तव में पुरंदर क्यों कहा गया था, लेकिन अभी आप यही समझ लीजिए, पुरंदर इसलिए कहा गया कि इसने हड़प्पा काल या हड़प्पा सभ्यता के गढ़ी क्षेत्र या उसको अपुर कह सकते हो, किला कह सकते हो, गढ़ी क्षेत्र का संहार किया था। ठीक है, तो हड़प्पा काल की किलों को ध्वस्त करने के कारण इंद्र को पुरंदर कहा जाता है, ऐसा व्हीलर बताते हैं। इसीलिए इसने कहा है कि इंद्र ने किले तोड़े थे और किले तोड़ के लोगों को मारा था, और इस वजह से ये पुरंदर कहलाई, और यही रीज़न है कि इन्होंने हड़प्पा सभ्यता को नष्ट किया। ठीक है, ऐसा इन्होंने लॉजिक लगाया है। दूसरा लॉजिक इन्होंने क्या लगाया, दूसरा इन्होंने ये लॉजिक लगाया, हरियूपिया नामक स्थान पर युद्ध का प्रमाण मिलता है वेदों में। हरियूपिया युद्ध का प्रमाण वेदों में मिलता है, वेदों में। तो व्हीलर क्या कहते हैं, व्हीलर हरियूपिया की तुलना हड़प्पा से करते हैं। व्हीलर के अनुसार हरियूपिया क्या है, हड़प्पा है। हरियूपिया हड़प्पा को कहा जाता होगा। मतलब कुछ भी करके इस बंदे को सेट करना था कि आर्यों ने ही नष्ट किया है। ठीक है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता इतनी विकसित और इतनी कैसे होगी, ये कभी भी पाश्चात्य संस्कृति को अच्छा नहीं लगा कि भारत में ऐसी डेवलप कैसे हो सकती है। इन्होंने हर संभव प्रयास किया हड़प्पा सभ्यता को नीचा दिखाने का, क्योंकि खोज तो कर ली, लेकिन कुछ विद्वान ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि दुनिया की प्राचीन सभ्यता बनने का गौरव सिंधु घाटी सभ्यता को हो। इसलिए उन्होंने हर संभव यही प्रयास किया। इन्होंने वैदिक सभ्यता को भी तोड़ने का बहुत प्रयास किया। इनकी खूब आलोचना करी इन्होंने कि ऐसी ऐसी कहानियाँ गढ़ी थी, ऐसी ऐसी बातें गढ़ी इन दोनों सभ्यताओं के बारे में कि इनको ये लगे कि भारत का इतिहास हमने आने के बाद ही सब कुछ किया है, इससे पहले भारत का कुछ इतिहास ही नहीं था। मतलब भारत के गौरवपूर्ण अतीत के ऊपर प्रहार करने में इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, और ये सारी चीज़ें उसी का हिस्सा थी। हमारे पाठ्यक्रम में शामिल कर ली, हमने इतनी पढ़ ली कि हमें अब लगने लग गया। अब मैं भी बोलूँगा तो कईयों को अच्छा नहीं लगेगा, कैसे कैसे बोल दिया। लेकिन देखो, अब उन्होंने कहा कि घोड़ों से परिचित नहीं थे, जबकि 5-5 जगह घोड़ों के प्रमाण मिल चुके हैं, रथ मिल चुके हैं। बिना घोड़ों के रथ कैसे चलते होंगे। निश्चित रूप से घोड़े तो थे ही, लेकिन इन्होंने सिर्फ इस बात के लिए ये लिखा यहाँ पे घोड़े से परिचित नहीं थे। क्यों? क्योंकि इस बात को सिद्ध करने के लिए कि वैदिक आर्य घोड़ों से बाहर से आए थे, तो इन्होंने घोड़े देखे ही पहली बार थे, ये बात तय कर ली इन्होंने। बहुत सारी और भी चीज़ें आती है। तो कहने का मतलब है कि इनको वैदिक आर्य और हड़प्पा सभ्यता को उन्होंने हमेशा से हड़प्पा सभ्यता को पहले रख के वैदिक कार्यों को बाद में रखने का प्रयास किया है। तो कुछ विद्वान ये कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से वैदिक सभ्यता तो बहुत ज़्यादा पुरानी थी, क्योंकि ग्रामीण संस्कृतियाँ वही थी। फिर लोग कहते हैं कि वैदिक संस्कृति से ही धीरे धीरे हड़प्पा सभ्यता आगे कहते हैं डेवलप हुई थी। ये प्रमाण भी है, लेकिन बात वापस वही है कि हमारे पास इसके कोई फिक्स साक्ष्य नहीं है। तो इन लोगों ने इस प्रकार से हरियूपिया हड़प्पा को बताया। हरियूपिया युद्ध हुआ था, हरियूपिया युद्ध का प्रमाण वेदों में। व्हीलर के अनुसार हरियूपिया हड़प्पा था, हड़प्पा का नाम था। ठीक है, तो ये बात इस व्हीलर ने कही थी यहाँ पे। इसके अलावा तीसरा प्रमाण क्या दिया? तीसरा प्रमाण इन्होंने क्या दिया? हरियूपिया युद्ध हो गया, इंद्र का पुरंदर हो गया। ऋग्वेद में
ऋग्वेद में कई पुर के नाम हैं। ठीक है, ऋग्वेद के अंदर कई सारे किलों के हमें नाम मिलते हैं और इन किलों के नाम मिलना भी इन्होंने ये कहा कि निश्चित रूप से यहाँ पर आपके ये किले थे और इन किलों को इसने नष्ट किया है। ठीक है, तो शारदी, अश्वमयी, अश्वमयी मतलब पत्थर का किला, आमा इत्यादि, ये सारे के सारे ऋग्वेद में पुर के नाम मिले और इन किलों को इसने इंद्र ने नष्ट किया होगा। और चौथा साक्ष्य क्या दिया है? चौथा साक्ष्य दिया है कि सेमेंट्री एच से प्राप्त 37 भारत में प्लस 5 पाकिस्तान में अभी प्राप्त 42 शव या नरकंकाल। नरकंकाल युद्ध का प्रमाण है। बस व्हीलर को कैसे भी करके इन सभी को ये सेट करना था कि इनके बीच में युद्ध हुआ था, प्रमाण था। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे ये इन्होंने सारे प्रमाण में पक्ष दिए थे। ये सेमेंट्री एच क्या है, थोड़ा मैं इसको डिटेल से आगे ले रहा हूँ, आप लिख लेना इसमें। ठीक है, आप उसको देख लो आराम से। तो प्रतिपादक कौन थे और समर्थन में इन्होंने ये सारे साक्ष्य दिए थे। ठीक है, कि भाई युद्ध हुआ होगा और युद्ध में निश्चित रूप से 42 लोग मरे और वो कंकाल हमारे को प्राप्त हुए। इस बात से इन्होंने ये एक साक्ष्य बताया इसका। ठीक है, अब हम देखते हैं थोड़ा सा कि ये सेमेंट्री एच का मैटर क्या है। ये आप मैप देख पा रहे होंगे। इस मैप को अगर आप थोड़ा सा गौर से देखोगे तो ये स्वात एरिया है यहाँ पे। ठीक है, ये स्वात एरिया है और नीचे ये एरिया है हड़प्पा का। इसमें कुछ मोहनजोदड़ो के स्थान भी आ जाते हैं, कुछ आपके उत्तर प्रदेश का पूर्वी इलाका भी आ जाता है। ठीक है, तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाका, यहाँ पे कुछ विशेष प्रकार की कब्रें हमें मिली है। ठीक है, इस जो विशेष प्रकार की कब्रें मिली उनमें इस प्रकार के कंकाल तंत्र मिले। ठीक है, ये कंकाल तंत्र मिले। टोटल ऐसे कितने मिले? 42 कंकाल तंत्र मिले। ठीक है, तो मैं इस पे आऊँ उससे पहले वापस मैं इस पे ले जा रहा हूँ आपको। तो देखो सेमेंट्री एच क्या है। सेमेंट्री का मतलब होता है कब्रगाह। और एच क्यों कहा गया? क्योंकि पहली कब्रगाह इस प्रकार की जो मिली वो मिली हड़प्पा से। ठीक है, पहली कब्रगाह कहाँ से मिली थी? हड़प्पा से। तो सेमेंट्री एच हड़प्पा में है और इसके आधार पे ऐसी की ऐसी कब्रें कई और स्थानों से भी मिली। तब इस पूरे क्षेत्र को सेमेंट्री एच संस्कृति नाम दिया गया। ध्यान से समझना, सेमेंट्री एच ये कहाँ पे है? हड़प्पा से प्राप्त एक कब्र, ऐसी ही कब्रें मोहनजोदड़ो से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश व स्वात क्षेत्र तक प्राप्त हुई है। ये स्वात क्षेत्र तक प्राप्त हुई। इसलिए इस पूरे क्षेत्र को सेमेंट्री एच संस्कृति कहा जाता है। सेमेंट्री एच संस्कृति कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो सेमेंट्री एच तो एक कब्र है। क्या है? एक कब्र है जो कहाँ से मिली है? हड़प्पा से। लेकिन जो सेमेंट्री एच की कब्र है जिसमें नर कंकाल मिला,
ऐसी सैम कब्र जिसमें विशेष प्रकार के पात्र मिले हैं, घड़े टाइप बने हुए, ऐसी सैम कब्र, ऐसी ही इसी पैटर्न की कब्रें मोहनजोदड़ो से लेकर और गंगा नदी, मतलब ये पश्चिम के उत्तर प्रदेश और ऊपर और थोड़ा बहुत स्वात नदी, इन सारे क्षेत्रों में मिली है। तो इस पूरे क्षेत्र को फिर उन्होंने क्या नाम दे दिया है, सेमेंट्री एच संस्कृति नाम दे दिया। ठीक है, सेमेंट्री एच संस्कृति नाम दे दिया। तो सेमेंट्री एच तो हड़प्पा में, और इसकी संस्कृति फिर पूरे कई सारे क्षेत्र में फैली हुई, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो सेमेंट्री एच से हमें टोटल कितने कंकाल मिले, 42 कंकाल मिले। सॉरी, सेमेंट्री एच की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमें टोटल अगर बात करें तो 5 इधर और 37 इधर, टोटल 42 है। 37 + 5 कंकाल मिले। ठीक है, अब ये जो कंकाल मिले हैं इनके बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पर निश्चित रूप से कोई युद्ध हुआ होगा। क्या हुआ होगा, युद्ध हुआ होगा, युद्ध हुआ होगा। और ये युद्ध के हड़प्पा सभ्यता के लोगों के और वैदिक आर्य लोगों के बीच में हुआ होगा, ऐसे प्रमाण है वो ये लोग बताते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। लेकिन एक यहाँ पे छोटी सी बात और बता दूं, जो 42 नर कंकाल मिले उनमें से 37 जो नर कंकाल है वो सेमेंट्री एच प्रकार के 5 थोड़े से अलग मिले हैं। तो अगर अब आपकी परीक्षा में ये सवाल आए ना कि सेमेंट्री एच में कुल कितने कंकाल मिले हैं हमें, तो सेमेंट्री एच में हमें मिले हैं टोटल 37। ठीक है, 37 कंकाल मिले, 5 मिले हैं बट वो थोड़े से अलग पैटर्न के हैं, सेमेंट्री एच टाइप के नहीं। ठीक है, वो सीमा से थोड़े बाहर मिले हमारे को। तो टोटल 37 कंकाल प्राप्त हुए। और ये जो कंकाल है, इन कंकालों की अगर मैं बात करूं तो ये सारे के सारे मोहनजोदड़ो में है। ठीक है, कहाँ पे, मोहनजोदड़ो के अंदर ये सारे के सारे कंकाल है। और इन कंकालों के बारे में इन्होंने, इन कंकालों से ही इन्होंने क्या किया है कि बता दिया गया कि भाई ये सारे के सारे एक प्रकार से युद्ध के परिणाम स्वरूप हुए थे। मोहनजोदड़ो से टोटल तो 42 कंकाल मिले हैं, लिख लिया ना हमने। हाँ, टोटल कितने मिले हैं सेमेंट्री एच से, एक मिनट, हमने यहाँ पे ऐसे यहाँ पे ये लिख लिया ना, तो रुको मैं इसको अभी एडिट कर देता हूँ। एक मिनट, हो, सेमेंट्री एच स्थान से हमें 42 नहीं है, 37 है, 37 कंकाल। ठीक है, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, 37 कंकाल जो कि मोहनजोदड़ो क्षेत्र से मिले, जो कि क्षेत्र से मिले। इसके अलावा पांच और कंकाल भी मोहनजोदड़ो से मिले, 5 और कंकाल भी मोहनजोदड़ो से मिले। तो कुल मिला के कितने हो जाएंगे, 42 कंकाल हो जाएंगे। इसमें से अभी ऐसा माना जा रहा है कि जहाँ तक मेरी जानकारी है 37 जो है सेमेंट्री एच के कंकाल मिले हैं, ये सारे भारतीय संग्रहालयों में पड़े हैं और 5 ही पाकिस्तान में हैं। तो कुल मिला के 42 है, सेमेंट्री एच से हमें 37 है। अब मेरे हिसाब से कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं रहा। क्या हो गया, अब मेरे हिसाब से कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं रहा होगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो से सेमेंट्री एच क्षेत्र से प्राप्त हुए। ठीक है, युद्ध हुआ होगा। अब बात ये आती है कि इससे ये कंकाल जो मिले इन सेमेंट्री एच से, इसके बाद व्हीलर ने ये कहा कि यहाँ पे क्या हुआ होगा, युद्ध हुआ होगा। लेकिन इस मत का खंडन हुआ। खंडन करने वाले थे डेल्स ने खंडन किया, बीबी लाल ने खंडन किया, बहुत सारे और विद्वानों ने भी इसका, कैनेडी ने खंडन किया। तो इस सेमेंट्री एच की इस पूरे की पूरी जो बात थी इसके ऊपर खंडन हुआ। और खंडन कैसे हुआ देखिए, 42 कंकाल तंत्र के ऊपर जो बात चली, तो इस पर विभिन्न विद्वान क्या कहते हैं, या उसको अपन ऐसे सीधा लिख सकते हैं। ये 42 कंकाल तंत्र है, 42 कंकाल तंत्र इस टाइप से, और 37 + 5। इसके बारे में अब देखो,
कैनेडी, इसके अलावा आपके डेल्स, पीवी काणे, बीबी लाल, प्रोफेसर मिड्डो, ठीक है। इन सारे लोगों ने क्या किया इसका, डेल्स का नाम नहीं लिखा, जॉर्ज डेल्स ने आर्य आक्रमण के मत को खारिज किया है। आर्य आक्रमण के मत को खारिज किया, ठीक है। मत को क्या किया, खारिज किया। तो ये भी सवाल पूछते हैं कई बार कि किसने मत को प्रतिपादित किया था, किसने खारिज किया। तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य ये बात भी है। देखिए कैनेडी ने क्या कहा था, कैनेडी ने ये कहा कि ये जो नर कंकाल है, ये नर कंकाल किसी महामारी के कारण हुए, युद्ध के कारण नहीं हुए। नर कंकाल महामारी के कारण हुए, कि निश्चित रूप से कोई मलेरिया जैसी महामारी आई होगी। तो कई बार ये भी सवाल पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर महामारी से सभ्यता नष्ट हुई, ये कथन किसका है? तो आप सीधा उत्तर दोगे कथन है कैनेडी का, UR कैनेडी का कथन है। और इन्होंने कहा था कि महामारी की वजह से सभ्यता नष्ट हो भी सकती है, क्योंकि जैसे अभी कोविड आया, कोविड ने जिस हिसाब से मारना शुरू किया था, अगर मेडिकल डिपार्टमेंट, प्रशासन वगैरह ये सारी अवेयरनेस वगैरह ये सारा सिस्टम अगर नहीं होता, ये सारा पूरा मैकेनिज्म नहीं होता, तो निश्चित रूप से एक के बाद सारे मर जाते, करोड़ों लोग मारे जा सकते थे। और हो सकता है कि किसी महामारी से ये लोग ऐसे मरे हो। तो महामारी से सभ्यता के नष्ट होने की बात कौन करता है? कैनेडी करता है। कैनेडी ने कहा कि नर कंकाल महामारी के कारण है, न कि युद्ध के कारण है, न कि युद्ध के कारण, ठीक है। तो ये खंडन में भी आ गया और एक नया कारण भी मिल गया हमारे को, ठीक है, पहली चीज़। तो दूसरी बात ये कि जो डेल्स है, रोमिला थापर भी इस मत में पहले तो समर्थन में थी, लेकिन बाद में विपरीत हुए, इसके खिलाफ हुई। रोमिला थापर ने कहा कि एक व्यक्ति के घाव है, और बाकी जो मिली उसमें हड्डियों में आपके कैल्शियम की, विभिन्न सारे तत्वों की कमी है, कुपोषण दिख रहा है। ऐसे लग रहा है कि एनीमिया वगैरह रोग से मरे होंगे, एनीमिया रोग से मरे होंगे, रोग से मृत्यु हुई होगी। ये इन्होंने इस बेस पे बताया कि जो हमें हड्डियाँ मिली, इन हड्डियों का जब लेबोरेटरी में परीक्षण किया गया तो पता ये चलता है कि घाव तो उन 37 में से एक व्यक्ति के ही है, 42 में से। बाकी सारे के सारे जो घाव है, 37, क्योंकि एक ही स्थान पे 37 मिले हैं, तो एक स्थान क्या, एक पूरे क्षेत्र में, तो एक के घाव है, बाकी सारों के घाव नहीं है। उनकी हड्डियों का जब परीक्षण किया गया तो कुपोषित हमें मिली। इस हिसाब से कहा जाता है कि कोई है वो रक्त की कमी के कारण मरी होगी। एनीमिया का मतलब होता है रक्त अल्पता, तो उस प्रकार से ये लोग मरे होंगे, ऐसा रोमिला थापर बोलती है, ठीक है। तो ये लोग इसके खंडन में थे और किस प्रकार इन्होंने खंडन किया, ये ऑलमोस्ट सारी बात है वो यहाँ पे हो गई, और मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसमें ये सेमेट्री एच में आपके यूपी का इलाका आ जाएगा, मोहनजोदड़ो आ जाएगा, हड़प्पा इलाका भी आ जाएगा, मतलब पंजाब हरियाणा का क्षेत्र भी आ जाएगा। ये पूरा इलाका सेमेट्री एच में आता है। तो इसमें आपको इस मत में, आर्यों के आक्रमण के मत में आपको सेमेट्री एच भी सीखने को मिल गया, ठीक है। तो ये तो हो गया आर्यों का आक्रमण। अब मैं आगे आता हूँ तीसरे मत के ऊपर। ये आपने लिख लिया होगा, वापस एक बार देख लो आराम से, फिर लिख लेना। अब आते हैं तीसरे मत के ऊपर कि तीसरा मत क्या था। देखिए विद्यार्थियों, तीसरा मत था आपके भूतात्विक परिवर्तन। भूतात्विक परिवर्तन का क्या मतलब है? भूतात्विक परिवर्तन का ये मतलब होता है जैसे भूगर्भ के अंदर, पृथ्वी के आंतरिक भागों में अगर कोई हलचल जैसी स्थिति हो, या पृथ्वी का जो समुद्र का तलीय क्षेत्र है ये थोड़ा ऊपर उठ जाए, तो इससे क्या होता है कि आंतरिक भागों की गड़बड़ी के कारण ऊपर के कई बार क्षेत्र नष्ट हो जाते हैं। मान लो किसी क्षेत्र पे भूकंप आ गया, तो भूकंप भूतात्विक परिवर्तन है ये,
ठीक है ना। इसे अपन विवर्तनिक हलचल भी बोल सकते हैं, टेक्टोनिक मूवमेंट भी बोलते हैं। जब प्लेटें टकराती है आपस में तो भूकंप जैसी स्थितियाँ बनती है। कई बार ऐसी गहरी दरार भी आ जाती है, गहरी गाज, मतलब कहने का मतलब साफ है यहाँ पे कि भूतात्विक परिवर्तन का मतलब है कि धरातल के आंतरिक भागों में ऐसे परिवर्तन हुए, उन परिवर्तनों के कारण धरातल के बाह्य भागों में आपदाएं आई और सभ्यता नष्ट हो गई। ठीक है, इसमें हम क्या लिखेंगे कि धरातल के आंतरिक भागों में आए परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप बाह्य भागों में प्राकृतिक आपदाएं आई, इससे सभ्यता नष्ट हुई। ठीक है, अब ये जो मत था, ये मत सिर्फ एक ही बात कह रहा है कि धरातल के आंतरिक भागों में जो परिवर्तन आए उसके कारण, जैसे मान लो कि एक भूकंप का मत आता है। भूकंप के मत में ये कहा जाता है कि भूकंप के कारण चट्टानों में मोड़ आ गया, इससे कई ऐसे भूतात्विक परिवर्तन, इस भूकंप जैसी घटनाओं से बांध बन गए, प्राकृतिक बांध आज भी बन जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। बांध बनने से क्या हुआ कि कहते हैं कि सिंधु नदी का पानी सागरों तक पहुंचा ही नहीं, और ये बांध के कारण हड़प्पा क्षेत्र, जो मोहनजोदड़ो क्षेत्र था, पूरा का पूरा एक विशाल झील में कन्वर्ट हो गया था। और यहाँ से लोग सारे गए वो एक प्रकार से निकलने शुरू हो गए, कुछ मर गए, कुछ निकल गए यहाँ से। इसके कारण सभ्यता नष्ट हुई है। तो ये एक भूतात्विक परिवर्तन का सिद्धांत है। ये सिद्धांत है साहनी ने दिया था पहली बार। किसने दिया? ये दिया M.R. साहनी द्वारा प्रतिपादित। साहनी द्वारा प्रदत्त सिद्धांत है ये। तो ये सिद्धांत किसने दिया था? M.R. साहनी ने दिया था। सिद्धांत क्या था ये मैंने बता दिया। अब भूतात्विक परिवर्तन में कौन कौन से परिवर्तन हुए होंगे अपन उसके बारे में बात करेंगे। डेल्स क्या कहते हैं, डेल्स ने किस परिवर्तन की बात की है? ठीक है, डेल्स वही व्यक्ति जिसने थोड़ी देर पहले अपन ने देखा कि व्हीलर का खंडन किया था। डेल्स ये कह रहे थे कि एक प्रकार से जो समुद्री जो आपके बंदरगाह क्षेत्र है, ये बंदरगाह क्षेत्र धीरे धीरे आपके हुआ यूँ था कि इसने ये बोला है कि तटीय क्षेत्रों में उठाव हुआ। मतलब आपके समुद्री तटीय क्षेत्रों में जब उठाव होता है तो धीरे धीरे आपके जल प्लावन आना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये भूतात्विक परिवर्तनों से क्या क्या हो सकता है? जल प्लावन आ सकता है। जल प्लावन का क्या मतलब होता है? जैसे समुद्र का कोई भी तट ऊपर उठ जाए तो पानी पूरा सागरों से स्थल खंड की ओर आ जाता है और सारे लोग खत्म हो जाते हैं, वहाँ पे डूब जाते हैं, सभ्यता नष्ट हो जाती है। जल प्लावन आ सकता है, इसके अंदर भूकंप आ सकते हैं। ठीक है, भूकंप आ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा गहरी दरारें बन सकती है, दरार बन सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपके इस भूतात्विक परिवर्तनों से होती है। ठीक है, तो डेल्स इसमें किस बात पर समर्थन कर रहे हैं? डेल्स ये कह रहे हैं कि तटीय क्षेत्रों में उठाव हुआ, उठाव। ठीक है, अब जैसे तटीय क्षेत्रों में अगर उठाव होता है तो निश्चित रूप से पानी जो है वो चारों तरफ फैल जाएगा, और अगर जल चारों तरफ फैलेगा तो डेफिनेटली क्या होगा, तो आपकी उस क्षेत्र में जल प्लावन है वो आ जाता है। तो जल तटीय क्षेत्रों में उठाव हुआ, इसके साथ साथ आपके हवाओं द्वारा नदी के मुहानों को अवरुद्ध किया गया, मुहानों को अवरुद्ध
किया गया। ठीक है, नदी के मुहाने भी अगर अवरुद्ध होते हैं तो भी निश्चित रूप से पानी है वो चारों तरफ फैल जाता है, क्योंकि जैसे नदी का मुहाना अगर रुक जाता है, मुहाना मतलब जहाँ से नदी सागरों में गिरती है, तो नदी का पानी अगर प्रॉपर रूप से सागरों में नहीं जा पाएगा तो नदी का पानी फैल जाएगा, वो बाढ़ का कारण बनती है। तो तटीय क्षेत्रों में उठता है तो भी बाढ़ आएगी, नदी के मुहाने अवरुद्ध होंगे तो भी बाढ़ आएगी। तीसरा इसने क्या बताया कि नदी तल जो है, नदी तल में अवसाद जम गए, अवसाद जम गए। तो नदी तल में अगर सेडिमेंट्स जम जाते हैं तो नदी का तल भी ऊपर उठ जाता है, और नदी का तल अगर ऊपर उठेगा तो भी पानी फैलेगा। तो उक्त कारणों से क्या होता है, उक्त कारणों से जल प्लावन हुआ, उक्त कारणों के जल प्लावन से, जल प्लावन से, उक्त कारणों के जल प्लावन से कई बंदरगाह नगर, बंदरगाह नगर जैसे सुतका गैंडोर, सुतका कोह, बलूचिस्तान, सॉरी ये सब बलूचिस्तान में ही है, बालाकोट, बालाकोट का अवसान हुआ, क्योंकि ये बंदरगाह नगर थे और ये इन क्षेत्रों के पास में थे, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पास वाले क्षेत्र होते हैं उन पे सबसे ज़्यादा पड़ता है। तो बंदरगाह नगरों के पतन के पीछे डेल्स ने ये 3 कारण बताए थे कि तटीय क्षेत्र में उठा हुआ हवाओं द्वारा नदी के मुहानों को अवरुद्ध किया गया और नदी तल में अवसाद जम गए। देखो तीनों कारण एक ही घटना के कारण बन रहे हैं। घटना क्या हो रही होगी कि जल प्लावन हुआ होगा। ठीक है, चाहे आपके तल ऊपर उठे, चाहे नदियों का रास्ता आगे अवरुद्ध हो, मुहाना अवरुद्ध हो, चाहे आपकी नदियों का तल ऊपर उठे या समुद्र का तल ऊपर उठे, तीनों का रीज़न एक ही बनता है यहाँ पे। ये डेल्स का मत था, आप आराम से इसको लिख लो। ठीक है, अब आगे देखिए क्या हुआ। डेल्स के बाद में एक राइक्स आए, उन्होंने भी ऐसा ही मत दिया, ये भी इसी में आएंगे। राइक्स का मत क्या था? राइक्स ने ये कहा कि एक विवर्तनिक हलचल आई। विवर्तनिक हलचल का मतलब होता है टेक्टोनिक मूवमेंट, जब 2 प्लेटें आपस में टकराती है, उसे हम वैसे सामान्य भाषा में कहे तो भूकंप आया था। और उसने क्या बोला है, राइक्स ने ये कहा कि सहवान क्षेत्र है यहाँ पे मोहनजोदड़ो के पास में। कौन सा? सहवान क्षेत्र है, और इस सहवान क्षेत्र के पास में, सहवान कहाँ पे है? मोहनजोदड़ो। सहवान के निकट भूकंप केंद्र रहा होगा, या आप इसको कह दो विवर्तनिक हलचल। टेक्टोनिक मूवमेंट, भूकंप केंद्र रहा होगा। ठीक है, तो भूकंप केंद्र का मतलब होता है जहाँ से भूकंप उत्पन्न होते हैं, एपिसेंटर बोलते हैं जैसे। तो एपिसेंटर से हाइपोसेंटर, तो इस प्रकार से भूकंप होता है। ज्योग्राफी के अंदर आपको पता होगा कि जहाँ से भूकंप उत्पन्न होते हैं, फिर जहाँ सबसे पहली पी तरंग पहुँचती है, तो सहवान के पास में ये नीचे भूकंप का केंद्र रहा होगा। यहाँ पे डेफिनेटली आए होंगे जो ये भूकंप आए होंगे, और भूकंप के कारण सभ्यता नष्ट हुई होगी। इसने इसके प्रमाण दिए हैं। देखो क्या क्या प्रमाण दिए रहा होगा, इसके निम्न प्रमाण दिए हैं। इसके प्रमाण क्या दिए इसने, इसके क्या प्रमाण दिए? पहला प्रमाण ये दिया है कि मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो व कालीबंगा से अब कई सारी फोल्डेड रॉक्स मिली है। मतलब
फोल्डेड रॉक्स का मतलब अपन कह सकते हैं उसको ऐसी चट्टानें जो आपके जिसमें वलय हो। वलय का मतलब आपके जब कोई दो चट्टानें अपन आगे ऐसे भिड़ाते हैं ना तो उनके बीच में ऐसे घुमावदार एक प्रकार से आ जाता है, ऐसे वलय बोलते हैं, फोल्ड बोलते हैं, वलित बोलते हैं जैसे। तो कई सारी वलित चट्टानें यहाँ मिली है, डेफिनेटली यहाँ पे भूकंप आया होगा। तो भूकंप का साक्ष्य होता है फोल्डेड रॉक्स या वलित चट्टानें। तो यहाँ पे कई सारी वलित चट्टानें मिली है। मोहनजोदड़ो व कालीबंगा से वलित चट्टानें वलित चट्टानों को हम कहेंगे फोल्डेड रॉक्स, चट्टानें प्राप्त होना। और वलित चट्टानें तभी बनती है जब आपके उस स्थान पे भूकंप आए हो। ये बात प्रमाणिक है। क्यों? क्योंकि चट्टानों में धंसाव, उठाव ये सब तभी आते हैं जब वहाँ पे टेक्टोनिक मूवमेंट भी हो। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा इसने ये कहा है कि मोहनजोदड़ो में एक प्राकृतिक बांध बना। क्योंकि कई बार क्या होता है भूकंप आता है तो कुछ क्षेत्र ऊपर उठ जाते हैं, कुछ क्षेत्र दब जाते हैं। जब पी तरंग आती है तो पी तरंग इस टाइप से, पी तो क्या नॉर्मल होती, सॉरी पी एस आती है, वो पूरी पृथ्वी को ऊपर नीचे कर लेती है। और पी एस के बाद में एक आर वेव भी आती है, रे वेव जिसे बोलते हैं। हालांकि एक तो धरातलीय एल वेव होती है, एल वेव में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और चौथी एक वेव और आती है जो ज्योग्राफी में जनरली पढ़ाई नहीं जाती। ज्योग्राफी में भूकंप की 3 ही तरंगें बताई जाती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड एक आती है लव वेव जैसे अपन धरातलीय बोलते हैं, लॉन्ग वेव बोलते हैं। एक चौथी रे वेव और आती है जिसमें पूरी पृथ्वी ऐसे घूम जाती है। तो जब भी भूकंप की क्रियाएं होती है तो क्या होता है कुछ क्षेत्र ऊपर उठ जाते हैं, कुछ क्षेत्र दब जाते हैं। इससे एक नेचुरल डैम बन जाता है, बांध बन जाता है। ठीक है ना। तो मोहनजोदड़ो में प्राकृतिक बांध बन गया। ठीक है, प्राकृतिक बांध बन गया। इसके कारण सिंधु नदी का जल, सागरों तक नहीं पहुंच पाया, या सागर तक नहीं पहुंच पाया, जो कि अरब सागर में जाता है, सागर तक नहीं पहुंच पाया, इस कारण मोहनजोदड़ो विशाल झील में कन्वर्ट हो गया। मोहनजोदड़ो विशाल झील में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, कन्वर्ट हुआ। और विशाल झील बनेगी तो डेफिनेटली आप समझ सकते हो कि वो पूरा क्षेत्र नष्ट हो गया होगा। ठीक है, तो ये राइक्स ने ऐसा कुछ मत है वो हमारे को एक प्रकार से दिया है। फिर राइक्स ने कहा कि ये ऐसा मैं किस बेस पे कह रहा हूँ। उसने कहा कि जो हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो की जो दीवार है, बाहरी दीवार, जिससे अपन कहा था सुरक्षा प्राचीर से आज भी कहते हैं कि हमें है वो उस पानी के जो भी अवशिष्ट होते हैं, जो सेडिमेंट्स होते हैं, जैसे अपन कह सकते हो आप जल के जो अवसाद, क्या कीचड़ जैसे बोल सकते हो, उस कीचड़ के प्रमाण आज भी कहते हैं कि राइक्स ने लिखा है कि हमें है वो मोहनजोदड़ो की सुरक्षा प्राचीर से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो कीचड़ के रूप में अवशेष जिसके तब्दील हुआ, जिसके कीचड़ के अवशेष मोहनजोदड़ो की प्राचीर से प्राप्त होते हैं। मोहनजोदड़ो की सुरक्षा प्राचीर से प्राप्त होते हैं, ठीक है, ये राइक्स का मत था जिसने भूकंप का ये पूरा सिस्टम दिया। तो डेल्स, राइक्स, साहनी, ये 3 लोग थे जिन्होंने ये पूरा जल प्लावन और भूकंप की बात की थी। और ये मत सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? M.R. साहनी ने ये मत है वो प्रतिपादित किया था। आगे देखिए सबसे एक इंटरेस्टिंग बात, और इस मत का जो खंडन किया, इस मत का खंडन किसने किया? इस मत का खंडन किया है आपके H.T. लैम्ब्रिक्स ने।
मत का खंडन H.T. लैम्ब्रिक ने किया। ठीक है, ध्यान रखना, लैम्ब्रिक आगे नया मत देंगे। लैम्ब्रिक कहेंगे कि रद्दियों ने अपना रास्ता बदल दिया था, उसकी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। ये लैम्ब्रिक का मत था। लैम्ब्रिक ने राइक्स को एक प्रकार से ठीक नहीं बताया था। तो ये बात हो गई हमारे, तीसरा मत हो गया भूतात्विक परिवर्तन पूरा। अब हम आते हैं चौथे मत के ऊपर। चौथे में हम ऐसे कर सकते हैं, अन्य करके सब सारे लिख लेते हैं। अब ज़्यादा कुछ समझाने वाली बातें खत्म हो गई। अब लिखते हैं अन्य मत। अन्य मत, ठीक है। अन्य मत की अगर अपन बात करें तो फिर अब ये लैम्ब्रिक के, देमेत्री देव के और एल्ब्राइट के, डीपी अग्रवाल के, बीबी लाल के, ये सारे मत आ जाएंगे। अपन एक एक मत को लिख लेते हैं, ठीक है। चौथा मत, नदियों के, एक मिनट, नदियों के रास्ता, नदियों के रास्ते, नदियों के रास्ते बदलने के कारण, नदियों के रास्ते बदलने के कारण, बदलने के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। इस मत में कौन कौन आता है? एक तो H.T. लैम्ब्रिक आ जाता है। कौन आ जाता है? लैम्ब्रिक। इसने कहा कि नदियों ने रास्ते बदल दिए। जब नदी रास्ता बदलती है तो एक क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है, एक क्षेत्र में सूखा पड़ जाता है। दोनों क्षेत्र उठ जाते हैं, क्योंकि बाढ़ वाले मरेंगे, इससे अच्छा है वो भाग के चले जाते हैं, और सूखा पड़ा वो भी किसी स्थान पे चले जाते हैं। क्योंकि नदियाँ जब रास्ता बदलती है तो एक स्थान पे क्या आती है? बाढ़ आती है, और एक स्थान पे क्या होता है? सूखा पड़ जाता है। और दोनों स्थितियाँ खत्म करने के लिए पर्याप्त है, ठीक है। H.T. लैम्ब्रिक्स, माधव स्वरूप वत्स, M.H. वत्स, और डेल ने भी इस मत का समर्थन किया था। डेल्स ने यही कहा था कि भाई जो भी बंदरगाह नगर है, यहाँ पे नदियाँ का जल प्लावन हुआ था, और इस प्रकार से नदियों का पैंदा ऊपर उठने से नदियों ने अपना रास्ता थोड़ा थोड़ा बदल भी लिया था। तो जो डेल्स का मत है वो भूतात्विक परिवर्तन से भी संबंधित हो जाता है, और भूतात्विक परिवर्तनों के कारण नदियाँ भी अपना रास्ता बदल देती है। तो डेल्स को अपन दोनों में रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये तीन लोग थे जिन्होंने इसका ये मत दिया कि नदियों के रास्ता बदलने के कारण ये सभ्यता नष्ट हुई है। और इन्होंने इसका जो एग्जाम्पल दिया वो दिया आपके मोहनजोदड़ो, और दिया इन्होंने हड़प्पा का, और तीसरा उदाहरण दिया इन्होंने कालीबंगा का, ठीक है। कि इन तीनों नगरों की तीनों नगर जो है इस नदियों के रास्ते बदलने के कारण, कि सिंधु के रास्ता बदलने के कारण, रावी के रास्ता बदलने के कारण, और घग्गर हकड़ा क्षेत्र या सरस्वती नदी क्षेत्र के इस पूरे क्षेत्र का रास्ता बदलने के कारण कालीबंगा नष्ट हुई, ऐसा ये विद्वान लोग कहते हैं, ठीक है। ये चौथा अन्य में आ जाएगा। फिर आता है पांचवें मत में जलवायु परिवर्तन, ठीक है। जलवायु परिवर्तन वाले क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो गया, और क्लाइमेट चेंज होने के कारण, क्लाइमेट चेंज अभी जैसे चल ही रहा है ऐसे कि क्लाइमेट चेंज हुआ था उस समय भी। इसमें आपके बहुत सारे लोग आते हैं, जिसमें अगर मैं नाम लूँ कुछ तो बीबी लाल आता है, ऑरेल स्टाइन आता है, ठीक है, ऑरेल स्टाइन आ जाएगा। इसके अलावा इसमें आपके घोष, अमलानंद घोष आ जाता है, गुरदीप सिंह आ जाता है, ठीक है। ये सब लोग हैं वो आपके, ये सब लोग इसमें आ जाते हैं जिन्होंने ये सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो ये जलवायु परिवर्तन वाले लोग थे। इन्होंने कहा था कि भाई इस प्रकार है वो, जब क्लाइमेट चेंज हुआ तो क्लाइमेट चेंज होने के कारण कई जगह पे बाढ़ के हालात हो गए, कई जगह पे टाइम बाढ़ आनी शुरू हो गई, कई जगह पे सूखा पड़ना शुरू हो गया, किसी जगह पे आपके अनाज का संकट आ गया। क्योंकि क्लाइमेट चेंज जैसे अभी आज अपन डर रहे हैं ना वर्तमान दुनिया में कि जलवायु परिवर्तन को नहीं रोका गया तो ये सृष्टि नष्ट हो जाएगी, तो ऐसी जलवायु परिवर्तन उस समय हुआ होगा, और जलवायु परिवर्तन के कारण पूरी सभ्यता नष्ट हुई होगी, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज के कारण क्या होता है, जैसे असमय बरसात आ जाती है, असमय बरसात आएगी तो खाद्यान्न संकट हो जाएंगे,
कई बार क्या होता है कि क्लाइमेट चेंज के कारण ठंड बहुत ज़्यादा होती है, फसलें कई बार ख़राब हो जाती है, कई बार गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे क्या अनाज संकट उत्पन्न होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। बाढ़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं, सूखे के भी चांसेस होते हैं। और जलवायु परिवर्तन में सर्दियों गर्मियों का भी स्ट्रक्चर बदल जाता है, तो लोग क्या उस स्थान को छोड़ के अन्य स्थानों पर चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में है वो। अभी तो क्या पता चल जाता है कि दुनिया पूरी में बदल रहा है, लेकिन उस समय इतना पता नहीं होता, उनको लगता था कि हमारे यहाँ पे ही हो रहा है, तो लोग चले जाते थे, उसके बाद सभ्यता नष्ट हो जाती थी। ठीक है, हम भी अपना घर छोड़ देते हैं ना, 2-4 महीने बाद उसमें दरारें आ जाती है। तो ये ऐसा इन्होंने अनुमान लगाया है, 5वां नंबर। अब आता हूँ मैं 6ठे नंबर पे, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, पारिस्थितिकी असंतुलन। इसका क्या मतलब है? पारिस्थितिकी असंतुलन का मतलब होता है इको सिस्टम में काम करता है, जिसमें प्राइमरी उपभोक्ता होता है, द्वितीयक उपभोक्ता होता है, तृतीयक उपभोक्ता होता है। शेर होता है, वो आता है आपके अम्ब्रेला स्पीसीज, जो सबसे ऊपर होता है। इसमें क्या होता है, सभी का अपना अपना बैलेंस होता है। अगर शेर खत्म हो जाएंगे ना, तो उसके नीचे जो शेर खाते हैं वो जानवर इतने बढ़ जाएंगे, ये जितने भी जानवर जो शेर खाता है वो जानवर बढ़ जाएंगे, तो वो जो जिनको खाते हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी, उनकी संख्या कम होगी तो उसके जो नीचे उनकी संख्या बढ़ जाएगी। अगर ऐसा इम्बैलेंस हो जाता है तो निश्चित रूप से मनुष्य नहीं रह पाता। हमारा ऐसा माना जाता है, साइंस ये मानता है कि जो चींटियाँ और मक्खियाँ हैं, इनको खाने वाले अगर ना हो ना, तो ये 2 दिन में पूरी पृथ्वी को ऊपर है वो 4-5 फीट की ऐसी सतह बना सकते हैं, मतलब ख़त्म कर सकते हैं हम लोगों को। लेकिन इनको खाने वाले ऊपर है, और उनको खाने वाले हैं तो उनके ऊपर और कुछ है, तो ऐसा पूरा खाद्य श्रृंखला बनी हुई है, पूरी की पूरी खाद्य श्रृंखला है। ठीक है ना, सबसे ऊपर शेर आता है। अब अगर शेर मर गए पूरे, तो इनकी संख्या बढ़ जाएगी। अगर इनकी संख्या बढ़ेगी, इनकी संख्या घट जाएगी। अगर इनकी संख्या घट गई तो इनकी संख्या बढ़ जाएगी। और अगर ये चींटियाँ और ये बढ़ गए तो फिर हमारा जीना आराम कर देंगे। तो ये इकोलॉजिकल इम्बैलेंस बोलते हैं। तो इस इम्बैलेंस के कारण आपके इस पूरी सभ्यता का नष्ट हुआ। ऐसा फेयर सर्विस भी बोलते हैं, बीके थापर भी बोलते हैं ऐसा। ठीक है, फेयर सर्विस, बीके थापर, अरे वो रोमिला थापर है ना, ध्यान रखना, आगे अपन ने एक जगह थापर और लिख के छोड़ दिया है, ये रोमिला है ना। बीके थापर। फेयर सर्विस तो कहते हैं जनसंख्या का दबाव बढ़ गया परिस्थिति के अनुसार, इसके कारण। बात वापस वही आती है कि अगर पारिस्थितिकी के अनुसार ये होगा, इम्बैलेंस होगा, तो निश्चित रूप से पॉपुलेशन का दबाव जो है वो भी बढ़ जाता है। कुछ जानवरों की, कुछ जातियों की पॉपुलेशन कम हो जाती है, इस टाइप से। तो थोड़ा सा हटके भी है। तो पारिस्थितिकी असंतुलन भी इस सभ्यता के पतन का कारण बताया जाता है। अब अगर आगे अपन और कुछ देखें तो 7वें नंबर पे आता है WF अल्ब्राइट। अल्ब्राइट, इसने क्या बोला? इसने कहा कि हड़प्पा सभ्यता का जो व्यापार था, हड़प्पा सभ्यता का व्यापार खत्म हो गया था, या व्यापार कमज़ोर पड़ गया था। ये तो कोई तर्क नहीं है। अब व्यापार कमज़ोर पड़ने से सभ्यता वैसे नष्ट नहीं होती, कमज़ोर हो गया था। इसके समर्थन में श्री रत्नाकर क्या कहते हैं? अब ये बातें तो ठीक है, अब परीक्षा के काम की है। बाकी रत्नाकर के अनुसार मोहनजोदड़ो मेसोपोटामिया से लाजवर्द मणि का व्यापार कमज़ोर हुआ। मेसोपोटामिया से लाजवर्द मणि का व्यापार कमज़ोर हो गया था। तो इससे कोई सभ्यता तो नष्ट नहीं होती। हाँ ठीक है, हमारे लिए एक परीक्षा में सवाल बढ़ा दिया, लाजवर्द मणि का व्यापार कम हुआ और इससे सभ्यता नष्ट हुई। आर्थिक तंगी भी होगी, आर्थिक तंगी भी तो ये लोग छोड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान चले गए और उसकी वजह से कहते हैं कि ये सभ्यता नष्ट होगी। अल्ब्राइट और इन दोनों का मानना है। इसके अलावा 8वां बिंदु हम और ले सकते हैं, दीर्घकालिक सूखा।
लंबे समय तक सूखा पड़ा था। कहते हैं कि कई सैकड़ों सालों तक 200-400 साल तक बारिश नहीं हुई थी, और उस बारिश नहीं होने के कारण हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे, वहाँ नदियाँ सूख गई, उसकी वजह से वहाँ से लोग पलायन कर गए। कुछ मेसोपोटामिया साइड चले गए, कुछ दक्षिण भारत साइड आ गए, ऐसा डीपी अग्रवाल कहते हैं। वो काफ़ी मान्य मत माना जाता है ये डीपी अग्रवाल। और एक शूद नामक विद्वान हुए थे, उन्होंने भी कहा था ये, ठीक है। तो इन दोनों ने ये बोला था, डीपी अग्रवाल। एक आए थे रूसी विद्वान देमेत्रियेव, इन्होंने तो अलग ही बात बताई। इन्होंने कहा कि कोई अदृश्य गाज गिरी थी। अपन आजकल बिजली बोलते हैं, अदृश्य गाज गिरने के कारण। देखो, अदृश्य गाज से कोई गांव नष्ट हो सकता है, कोई क्षेत्र नष्ट हो सकता है, पूरी सभ्यता कभी नष्ट नहीं हो सकती। ये अदृश्य गाज वाली बातें तो यूँ कहिए कि ठीक है, कोई स्पष्ट नहीं है। ये भू रासायनिक विस्फोट अदृश्य गाज के कारण हुआ, और ऐसे विस्फोट के कुछ प्रमाण इनको मोहनजोदड़ो से प्रमाण मिले। बस आप लोग ये तो खाली इतना याद रख लेना कि ये हमारे प्रश्निक बढ़ाई हैं और कुछ भी नहीं है। तो देमेत्रियेव ये रशियन था, और इन्होंने वो देमेत्रियेव ने ये सारी बातें करी थी, ठीक है। तो विदेशी व्यापार हो गया, और डीपी अग्रवाल का मत हो गया, और 9 मत हो गए हमारे पास में, ठीक है। देखता हूँ कोई बच गया हो तो। डीपी अग्रवाल हो गया, मध्यदेव हो गया, मध्यदेव तो क्या, देमेत्रियेव। अल्ब्राइट भी हमने ले लिया, है ना, अल्ब्राइट ले लिया। पारिस्थितिकी संतुलन, जलवायु परिवर्तन, नदियों का मार्ग हो गया, सारे मत हो गए, ठीक है विद्यार्थियों। ये था हमारा हड़प्पा सभ्यता, कंप्लीट हो जाती है। एक पीडीएफ दे दूंगा नगरों की, आप देख लेना आराम से। और अगली जो क्लास होगी वो होगी वैदिक सभ्यता की, ठीक है। तो आज इसके साथ हमारे प्राचीन भारत के टोटल जो 35 प्रश्न आते हैं लगभग, उनमें से 10 प्रश्नों का काम हो गया है, ठीक है। भारतीय संस्कृति का बाह्य प्रसार, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, भारत की भौगोलिक सीमाएं, ठीक है, वहाँ से प्रश्न आते हैं 5, और पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ से आते हैं 5। मिनिमम 10 सवाल का काम हमने कर लिया है, और अब आगे हम आगे करेंगे। अब ऐसे मत समझना सर पार्ट 4 ही हुए हैं, ये पार्ट बहुत बड़े बड़े पार्ट हैं, ये होना अब आगे एक भी ऐसा टॉपिक नहीं, वैदिक फिर भी टाइम लेगा, वैदिक के बाद फिर एक भी ऐसा टॉपिक नहीं जो इतना टाइम ले, फिर बहुत जल्दी निकल जाएगा। हम बहुत कठिन टॉपिकों में से चल रहे हैं, हालांकि मैंने पूरी कोशिश की है कि इनको आसान बना के चलो, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।